नमस्कार, मैं हूं राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी महेश कांडपाल के साथ। राजधानी दिल्ली की हकीकत ऐसी ही है। जब जब बात होगी एलजी की, तब तब बात होगी दिल्ली के मुख्यमंत्री की। और जब आम आदमी पार्टी शासित एमसीडी हो, तो साफ तौर पर अगर सेंटर में चल रहा हो दिल्ली सरकार बनाम एलजी, तो जाहिर तौर पर उसका असर एमसीडी पर भी पड़ेगा। और दिल्ली नगर निगम के मुख्य प्रशासक तो एलजी ही हैं। ऐसे में एलजी के अधिकार क्या होंगे संवैधानिक तौर पर, और क्या एलजी के पास वो शक्तियां होंगी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, सर्विसेज के मुद्दे को लेकर के, यह सब कुछ डिपेंड करता है कि आखिरकार इस पूरे मामले में संवैधानिक बेंच का क्या फैसला आता है। और साफ तौर पर आपको बता दूं कि संवैधानिक बेंच, तकरीबन 5 जजों की बेंच को जब फैसला जाएगा, तब सबसे पहले 3 जजों की बेंच ने कुछ सवाल तैयार किए हैं। तकरीबन 2 ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भी ज़रूर पूछा जाएगा। और जवाब सवाल यही है कि अनुच्छेद 239 AA7 के तहत जो संसद को शक्तियां प्राप्त हैं कानून बनाने के लिए, वह किस तरह की शक्तियां हैं। दूसरी तरफ 239 AA7 के तहत क्या संसद ये अधिकार रखती है कि दिल्ली की संवैधानिक या चुनी हुई सरकार के शासन से संबंधित जो फैसले हैं या जो चीज़ें हैं उसे निरस्त कर सकती है। तो ये 2 सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब 3 जजों की पीठ ने तैयार किया। अब इसका जवाब जो है 5 जजों की संविधान पीठ के पास जाएगा। और क्या ऐसा लगता है कि बहुत वक्त लगेगा जब ये तय होगा कि आखिरकार सर्विसेज के मुद्दे पर जब दिल्ली सरकार बनाम एलजी हो रहा है, तो उसके बीच में आखिरकार शक्ति किसके पास रहेगी? क्या दिल्ली के एलजी के पास रहेगी या फिर चुनी हुई शक्तियां रहेंगी? वहीं आपको बता दूं कि इस वक्त संसद में चल रहा है अविश्वास प्रस्ताव के बीच दिल्ली के ऑर्डिनेंस को लेकर के, दिल्ली का अध्यादेश को लेकर के, विधेयक को लेकर के बातचीत चल रही है। ऐसे में साफ तौर पर अगर इसमें जो है एक एक करके अपने लोगों को, यानी दूसरी विपक्षी पार्टियों का समर्थन अगर आम आदमी पार्टी जुटा लेती है, तो साफ तौर पर ये कहा जाएगा कि दरअसल यह अरविंद केजरीवाल का एक चमत्कारित जो है एक तरह से रूप निकलकर बाहर सामने आएगा। लेकिन ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे जहन में दिल्ली नगर निगम को लेकर एक सवाल है कि आखिरकार दिल्ली नगर निगम में जो सबसे पावरफुल फाइनेंशियल कमेटी होती है, यानी जिसे स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, वो कब बनेगी? आपको पता है पिछले साल 4 दिसंबर को चुनाव हुआ था, 7 दिसंबर को परिणाम आए थे। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी, दूसरे नंबर पर बीजेपी थी, निर्दलीय और कांग्रेस के 8 पार्षद भी जीते। लेकिन साफ तौर पर अभी भी स्टैंडिंग कमेटी के 18 सदस्य होते हैं, लेकिन सिर्फ 6 सदस्यों का चुनाव हुआ। और आपको पता है कि 6 सदस्यों का चुनाव हुआ था हाई कोर्ट के फैसले के बाद। और हाई कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा था दोबारा स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होगा, मेयर को ताकीद किया था। और यही वजह है कि पिछली बैठक में, यानी 8 जून को जब बैठक हुई, उसमें साफ तौर पर मेयर ने यह बताया कि 3 आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीते और 3 बीजेपी के कैंडिडेट जीते। आम आदमी पार्टी का एक कैंडिडेट हार गया। लेकिन सवाल यही है, स्टैंडिंग कमेटी तो तब तक नहीं बन पाएगी जब तक जोन से 12 पार्षद नहीं चुन लिए जाते। और जोन में तब तक 12 पार्षद नहीं चुने जा सकते जब तक कि एल्डरमैन का फैसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए नहीं आता, जो रिजर्व है। अब जुलाई में आने का चांस था, जुलाई करीब खत्म है, अगस्त में कब आएगा नहीं पता। लेकिन ऐसा लगता है कि एल्डरमैन की चुनौती को लेकर के जो सबसे बड़ा पेंच था वो यही था कि दिल्ली सरकार चुनेगी एल्डरमैन को और वो नामों को भेजेगी एलजी के पास, फिर एलजी जोन से चुनेंगे। लेकिन एल्डरमैनों की नियुक्ति का जो पेंच है वो फंस गया है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी कोर्ट में चली गई है। और अब एल्डरमैन की नियुक्ति एलजी करेंगे या चुनी हुई सरकार यानी दिल्ली सरकार करेगी, इसको लेकर के एक बहुत बड़ा पेच उभर कर सामने आ गया है। लेकिन अब ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक पीठ में जो है मसला है दिल्ली सर्विसेज का, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के एल्डरमैन का फैसला है, तो क्या रिजर्व ऑर्डर होने के बाद अगर मामला संवैधानिक पीठ में चला जाता है तो
इस पूरे मामले पर फिर कोई फैसला जल्दी नहीं आ पाएगा, या फिर इस साल के आखिरी में यह फैसला आएगा? बहुत सारे पेंच हैं। लेकिन आपको बता दूं कि दिल्ली और ख़ासकर दिल्ली नगर निगम में 5 करोड़ से ऊपर के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो तब तक पास नहीं हो सकते जब तक कि दिल्ली नगर निगम एक्ट के तहत उनको सदन में पटल पे नहीं रखा जाए, और सदन के पटल में रखने से पहले उन्हें स्टैंडिंग कमेटी में पास कराना पड़ेगा। तो जाहिर तौर पर जब तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनेगी तब तक दिल्ली के विकास के काम नहीं हो पाएंगे। और मेरी जानकारी के तहत तकरीबन 200 से ज़्यादा ऐसे प्रस्ताव हैं जो कि अभी भी लंबित हैं। कई पार्षद आम आदमी पार्टी को तो ये भी कह रहे थे कि उनके पास प्लान है कि किस तरह से सैटेलाइट या इमेज के ज़रिए, ड्रोन्स के ज़रिए ये पता किया जाएगा कि आखिरकार कहाँ पर कूड़ा है। तो बीजेपी के कुछ पार्षद कह रहे थे कि 15 साल में जो कूड़े का पहाड़ हमने कम किया वह आम आदमी पार्टी नहीं कर पाएगी। बहरहाल सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन ख़ास बात यही है कि साफ तौर पर स्टैंडिंग कमेटी न बन पाने की वजह से दिल्ली के विकास का जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो यही है। और यही वजह है कि कई सारे प्रोजेक्ट लंबित हैं। फिनेंशियल डिसीजंस जो कि कमेटी ले सकती है उसे और कोई नहीं ले सकता। ऐसे में अगर ज़्यादा लंबा ये खिंचा तो हो सकता है कि इस साल के अंत तक स्टैंडिंग कमेटी का इंतज़ार करना पड़े, या फिर अगर ऐसा हुआ तो क्या मेयर, सत्तारूढ़ पार्टी और बीजेपी मिलकर कुछ नया तरीका निकालेंगे जिससे कि कुछ आगे काम बढ़े। लेकिन इतना ज़रूर है, दिल्ली नगर निगम सिर्फ और सिर्फ चलता है दिल्ली नगर निगम एक्ट के तरफ से, उसी हिसाब से, और दिल्ली नगर निगम एक्ट ही दिल्ली नगर निगम का संविधान है। बहरहाल स्टैंडिंग कमेटी के बनने की अपेक्षा करते हुए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे साथी महेश कांडपाल को दीजिए इजाज़त। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए MCD की राम कहानी।